सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रथम पाठ का संपूर्ण अध्ययन किया था और आज हम द्वितीय अध्याय मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन सिस्टम। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानव तंत्र है वो कौन कौन से प्रकार के तंत्र है इसमें, और उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटी जो इकाई है हमारे शरीर की, उसको हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका क्या है कि हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार एक मकान है वो उसमें छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है, और ईंट से मिलकर क्या बनता है, पूरा मकान। उसी प्रकार हमारा शरीर है, उसमें सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका। और कोशिका से मिलकर ही पूरा हमारा शरीर बना होता है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका। अब कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई, यानी निर्माण भी करती है हमारे शरीर का, और हमारे शरीर में सबसे छोटे से छोटा जो कार्य है वो सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है, कोशिका से। अब कोशिका है, कोशिका मिलकर क्या बनाती है, यानी समान कोशिका का समूह है वो मिलकर बनाती है उत्तक। यानी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है। जैसे पेशी उत्तक बोलते हैं, अस्थि उत्तक, यानी कई प्रकार के उत्तक हमारे शरीर में बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से। अब देखते हैं कि जिस प्रकार मकान बनाने के लिए पहले ईंट का निर्माण किया, ईंट है, और ईंट हमारे शरीर में क्या है, कोशिका। उसी प्रकार फिर ईंट मिलकर किसका निर्माण करती है, दीवार का निर्माण करती है। तो हमारे शरीर में क्या करती है, उसी प्रकार कोशिका है वो मिलकर किसका निर्माण करेगी, उत्तक का निर्माण करेगी। यानी समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। फिर उत्तक है वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। जैसे अंग में हम देखते हैं अमाशय, यकृत, और हमारे ये तो आंतरिक अंग है, और बाह्य अंग हम देखते हैं जैसे हाथ, पैर, ये सभी क्या है, अंग ही है। अब अंग है वो भी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं अंग मिलकर, तो अंग मिलकर बनाएंगे तंत्र। अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। अब तंत्र जैसे हम देखते हैं कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। ये सभी तंत्र किससे मिलकर बने होते हैं, अंगों से मिलकर बने होते हैं। तो अब देखते हैं हम किस प्रकार निर्माण हुआ। तो सबसे छोटी इकाई तो कौन सी थी, कोशिका थी, और कोशिका ने मिलकर किसका निर्माण किया, उत्तक का निर्माण किया, और उत्तक मिलकर किसका निर्माण किया, अंगों का निर्माण किया, और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का, और तंत्र से हमारा पूरा शरीर है वो बनता है। इस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है। तो आज हम तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में, यानी हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन किस प्रकार हमारे शरीर में होता है। यह तो सभी को पता है कि अब यह जो भोजन हम करते हैं वो सीधा का सीधा पाचन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जटिल पदार्थों के रूप में होता है, और इसको सरल पदार्थों में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो पाचन क्या होता है कि जटिल पदार्थों को, यानी जटिल घटकों को सरल घटकों या पदार्थों में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, पाचन कहलाती है। अब पाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है, पाचन तंत्र के द्वारा। अब देखते हैं कि जटिल पदार्थ कौन से, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये क्या होते हैं, जटिल संरचना होती है, और इनको क्या है कि सरल पदार्थों में तोड़कर पाचन किया जाता है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस इस पाठ के अंदर वो ही पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, घटित होता है। तो हम भोजन करते हैं, सभी को पता है किस प्रकार हम भोजन करते हैं। फिर भोजन करने के बाद में हमारे शरीर में क्या होता है, ये जिज्ञासा सभी के मन में होती है कि हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन का आखिर हमारे भोजन का शरीर में होता क्या है। तो देखते हैं, आज पूरा अध्ययन करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो अंतर्ग्रहण कौन करेगा,
हमारा जो मुख है वो क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। मुख के द्वारा हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण, यानी मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करना ही क्या है, अंतर्ग्रहण है। फिर क्या होता है, अंतर्ग्रहण करने के बाद में मुख आगे अन्य अंगों तक भेज देता है, जैसे ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, यहाँ भेजता है मुख। मुख के बाद में क्या होता है, मुख में अंतर्ग्रहण हो गया मुख के द्वारा, फिर क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद में क्या होता है, अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद में क्या होता है, स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर क्या होता है, उसका शरीर में पाचन होता है, फिर क्या होता है, अवशोषण होता है, और फिर हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो पाचन तंत्र है वो दो प्रकार के संरचना से मिलकर बना होता है। तो दो प्रकार कौन कौन से है वो, एक तो है पाचक अंग है, और दूसरी कौन सी है, पाचक ग्रंथियां बोलते हैं जिसको। तो पाचक अंग है ये तो क्या है, मुख्य अंग के रूप में है पाचन तंत्र के, और जो ग्रंथियां है वो क्या होती है, सहायता करती है पाचन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से पाचक अंग हमारे शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, मुख, यानी बाहर से हमें दिखाई दे रहा है मुख, इसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो मुख के बाद में दूसरा पाचक अंग कौन सा है, ग्रसनी है। मुख के बाद में आगे भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद में आगे भोजन कहाँ पर जाता है, ग्रास नली में, जो एक नली के समान संरचना होती है। उसके बाद में भोजन कहाँ पर जाता है, अमाशय के अंदर जाता है, और अमाशय में भोजन की जो पाचन की क्रिया है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो मुख के अंदर ही भोजन की जो स्टार्च होता है ना, उसका पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन फिर आगे ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद में ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद में कहाँ पर जाता है, अमाशय में, और अमाशय के बाद में आगे भोजन कहाँ पर जाता है, छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से पूर्ण पाचन होने के बाद में आगे बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है कि भोजन की जो हमारे भोजन, अपचित भोजन में जो जल और खनिज लवण होते हैं उनका पाचन होता है पूर्ण रूप से, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मल द्वार के द्वारा क्या, गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या है, पाचन तंत्र के पाचक अंग है। और उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं कौन सा होता है, ग्रंथियाँ। तो ग्रंथि हमारे शरीर में पाचन में सहायता करती है, वो कौन कौन सी है, एक तो है लार ग्रंथि जो मुख के अंदर पाई जाती है, दूसरी है यकृत, और तीसरी कौन सी है, अग्नाशय। ये अपने पाचक रस कहाँ पर स्रावित करती है, ये छोटी आंत के अंदर स्रावित करती है, और मुख के अंदर कौन स्रावित करती है, लार ग्रंथि। अब देखते हैं उसके बाद में आहार नाल की पूरी प्रक्रिया क्या है। आहार नाल तो देखते हैं कि ये जो पाचक अंग है, ये सभी पाचक अंग है पाचन तंत्र के, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। यानी पाचक अंग है वो ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का। यानी सभी अंग मिलकर आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। अब इसकी जो लंबाई है, सामान्यतः इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से लेकर कहाँ तक, मल द्वार तक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, पोषण नाल भी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल भी बोला जाता है इसको। अब देखते हैं कि आहार नाल के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है। तो आहार नाल है उसका क्या क्या कार्य है, एक तो है भोजन को सरलीकृत करके पचाने का कार्य, दूसरा कौन सा होता है इसका, अवशोषण का कार्य, और तीसरा कार्य क्या होता है इसका, अवशोषण के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको बाहर निकालने का कार्य, और अंत तक पहुंचाने का कार्य भी आहार नाल का होता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार पाचन की क्रियाएं, पाचक अंग है उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख के बारे में। तो ये क्या है, पाचक अंग है, उस सर्वप्रथम पाचक अंग कौन सा है, मुख, इसको माउथ बोलते हैं, और ये बाहर से भी हमें दिखाई देता है। और कुछ वो जो अन्य अंग है वो शरीर के आंतरिक होते हैं। तो देखते हैं कि मुख में किस प्रकार की संरचना है मुख की। आहार नाल का जो अग्र भाग है उसको हम क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। ये तो मुख तो सभी को दिख रहा है। अब मुख है वो किस में खुलता है, मुख गुहा में। सिर्फ इस तंत्र के अंदर हम वही चीज़ देखेंगे जो हमें पता है। तो देखते हैं कि मुख है उसके अंदर मुख कहाँ पर खुलता है, मुख गुहा में,
और मुख गुहा में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये देखो, इसकी संरचना किसके आकार की होती है, कटोरे नुमा संरचना होती है, ये तो हमें पता है सभी को। और ये क्या है, कठोर, और इसमें दो मुख है, उसमें ऊपर और नीचे तालु होते हैं, कठोर, और नीचे के जो तालु है वो कौन से होते हैं, कोमल होते हैं। अब है मुख के अंदर क्या क्या संरचनाएं हैं। सबसे पहले है, हम सभी को पता है, जीभ। अब जीभ का कार्य क्या होता है, किस प्रकार की संरचना है ये। जीभ एक पेश से निर्मित संरचना है, इसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती, जीभ के अंदर सिर्फ क्या होती है, पेशियों से निर्मित होती है, जो चारों ओर से गति कर सकती है। जीभ क्या है, जीभ को हम फैलाकर हम देख भी सकते हैं कि जीभ को चारों ओर गति कर सकती है मुख के अंदर। और इसका जो पृष्ठ भाग है वो आधार तल से फ्रेनुम, लिंगुम, या जिसको बोलते हैं जीवा फ्रेनुम के द्वारा जुड़ी होती है। अब ये तो है जीभ। अब जीभ के बाद में कौन, जीभ को एक कार्य भी क्या है, जीभ का कार्य कि जीभ बोलने में तो सहायता करती है, लेकिन भोजन पाचन में किस प्रकार सहायता करती है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो पाचक रस स्रावित होता है मुख के अंदर, उसको पाचक अंग के साथ, पाचक रस के साथ भोजन को मिलाने का कार्य कौन करती है, जीभ करती है। और क्या दिखाई देता है हमें, होठ। मुख के अंदर क्या होते हैं, होठ होते हैं, जो क्या है, दो मांसल होठों से घिरा होता है मुख, और खोलने, मुख को खोलने और बंद करने और भोजन पकड़ने में भी सहायता कौन करते हैं, होठ करते हैं। होठ के बाद में आगे कौन क्या देखेंगे, दांत की संरचना। तो दांत है, वो सभी को पता है कि हमारे मनुष्य है, मनुष्य में दो प्रकार के दांत होते हैं। दो प्रकार के दांत कैसे कि एक तो स्थायी दांत होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, अस्थायी दांत। क्या है स्थायी दांत और क्या है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत है वो क्या है, सबसे पहले हमारे मुख में जो दांत आते हैं उस दांतों को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत, जो बच्चों में आते हैं। और फिर क्या हो जाते हैं कि लगभग 5-7-8 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसमें क्या है, वो दांत गिरने लगते हैं, और उसके बाद में जो दांत आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी दांत बोलते हैं। तो जो अस्थायी दांत है उसकी संख्या क्या होती है, 20 होती है इसकी संख्या। और जो स्थायी दांत है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 32 मानी जाती है। और इस स्थायी दांत और अस्थायी दांत की जो ये है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं। यानी मनुष्य में दांतों की जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती, यानी 2 बार दांत आते हैं, एक तो स्थायी और एक क्या है, अस्थायी। स्थायी दांत, अस्थायी दांत है वो तो जीवन में सबसे पहले आते हैं वो है, और स्थायी दांत कौन से है, जो अंत में जो पूरे जीवन भर रहते हैं, वो दांत क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। अब देखते हैं इसमें जो स्थायी दांत है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे मसूड़ा। दांत के बाद में आगे का भाग कौन सा है, मसूड़ा। दांत है, दांत के जो हमारा जो जबड़ा है, जबड़े में जो दांत रहते हैं सांचे के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मसूड़ा बोलते हैं उसको। और मसूड़ी के अंदर दांत की जो, मसूड़ा और दांत की जो स्थिति है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, गृतदंती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गृतदंती। अब दांत है, वो दांत कितने प्रकार के होते हैं हमारे मुख में, 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले जो आगे के हमें दांत दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, कृतक दांत होते हैं, जिसको इंसाइड्स दांत बोलते हैं, और जो कितने माह में आ जाते हैं, 6 माह की आयु में आ जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, काटना और उतरने का कार्य। जो आगे के दांत आप देखते हो कि बच्चे में जो दांत है वो 6 माह की उम्र में सबसे पहले ये दांत आते हैं, और जब बच्चे में ये दांत आते हैं तो ये क्या करते हैं, काटना शुरू कर देता है बच्चा। कोई चीज़ है उसको मुंह में लेकर काटना शुरू कर देता है, तो इसका कार्य क्या होता है, कृतक का, काटने का, भोजन काटने का कार्य क्या किसका होता है, कृतक का। कृतक के बाद दूसरे दांत है वो कौन से होते हैं, रदनक होते हैं, जिसको केनाइन दांत बोला जाता है। और केनाइन दांत है वो कृतक के पीछे वाले दांत होते हैं। फिर इसके बाद में कौन से होते हैं, अग्रचरोणक दांत होते हैं, जिसको प्रीमोलर बोला जाता है। और फिर अंत लास्ट के जो दांत है वो कौन से है, मोलर, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं उसको, यह है मोलर। तो इनसाइड्स दांत है, जो कृतक दांत है, उसकी संख्या कितनी होती है, 8, 4 और 4, यानी दोनों जबड़ों में कितनी होती है, 4-4 दांत होती है, यानी 8। उसके बाद में जो केनाइन दांत है, रदनक दांत, उसकी संख्या कितनी होती है, 2 + 2, दोनों जबड़ों में 2-2 होते हैं, और इसकी संख्या होती है 4। फिर है प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, दोनों जबड़ों में 4-4। फिर है मोलर, मोलर की संख्या कितनी होती है,
छः दोनों जबड़ों में, यानी 12। कुल मिलाकर कितने दांत हो गए हमारे? 32 दांत। कितने दांत होते हैं? 32 से। जो कृतक दांत है उसको काटने का कार्य हो गया। रदनक दांत है उसका कार्य क्या होता है? चीरने फाड़ने का दांत कार्य होता है उसका। ये छोटा प्रश्न बन सकता है कि मांसाहारी जंतुओं में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? तो कौन से होते हैं? कृतक दांत, रदनक दांत है वो होते हैं। और ये आते कब है? 16 से 20 माह की आयु में आते हैं। उसके बाद में अगर चर्वणक है जिसका कार्य क्या होता है? चबाने का कार्य होता है। और चर्वणक है उसका भी कार्य क्या होता है? चबाने का होता है। तो अगर चर्वणक है वो कितनी आयु में आते हैं? 10 से 11 साल की आयु में आते हैं। लास्ट में जो आते हैं ये अगर चर्वणक ही आते हैं। बच्चे में अगर चर्वणक दांत है नहीं होते हैं। उसके बाद में 12 से 15 माह की आयु में कौन से दांत होते हैं? चर्वणक दांत है वो आते हैं। ये तो थी आपकी मुख की संरचना। मुख के बाद में आगे का जो भाग है वो कौन सा है? ग्रीष्णिका। किसका है? ग्रीष्णिका। देखते हैं कि ग्रीष्णि में क्या होता है, इसकी किस प्रकार की संरचना है। तो मुख, गुहा, जीवा और तालु के पीछे का जो भाग है, कुंपीनुमा जो संरचना होती है वो क्या है? ग्रीष्णि है। यानी मुख गुहा के और मुख गुहा में जो तालु और जीवा है उसके पीछे का जो भाग है वो कौन सा है? ग्रीष्णि है। और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? कुंपीनुमा संरचना होती है इसकी। ग्रीष्णि है। ग्रीष्णि से ही भोजन किस में जाता है? ग्रास नाल में। किस में जाता है? ग्रास नाली में जाता है। और ग्रीष्णि का एक मुख्य कार्य क्या होता है? ग्रीष्णि का ये कार्य होता है कि इसके द्वारा ही भोजन किसमें? ग्रास नाल में जाता है। और भोजन किस में नहीं जाने देती है? ये श्वास नाल में। तो यहाँ पर एक संरचना होती है जो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में जो ग्रास नाल में, यानी ग्रीष्णि का कार्य क्या होता है? ग्रीष्णि सुनिश्चित करती है कि भोजन किसमें? ग्रास नाल में जाए और श्वास नाल में प्रवेश करने नहीं देती है। यानी विपरीत भोजन और श्वास को विपरीत दिशा में नहीं जाने देती है ये। इसके बाद में है अग्र भाग में तो कौन सा होता है? श्वास नाल होती है। और पृष्ठ भाग में क्या होती है? ग्रास नाल। यानी हम देखते हैं कि ग्रीष्णि है, ग्रीष्णि के बाद में ग्रास नाल और श्वास नाल है, दोनों अलग अलग हो जाती है। यानी श्वास लेने के लिए श्वास नाल होता है और भोजन आगे पहुंचाने के लिए किसका कार्य होता है? ग्रास नाल का। तो जो आगे के भाग में होती है वो तो कौन सी होती है? श्वास नाल होती है। और पृष्ठ भाग में होती है वो कौन सी होती है? ग्रास नाल, जिसको भोजन नाल बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि ग्रीष्णि है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की ग्रीष्णि है। एक तो होती है नासा ग्रीष्णि, जो किससे जुड़ी होती है? नास के द्वारा, हमारी जो नाक है उसके द्वारा जुड़ी होती है। दूसरी कौन सी होती है? मुख ग्रीष्णि, जो मुख से भोजन, मुख के पास की संरचना है। और तीसरी कौन सी होती है? जो कंठ ग्रीष्णि, जो किससे जुड़ी होती है? आगे ग्रास नाल से या श्वास नाल से जुड़ी होती है। ये क्या होती है? ग्रीष्णि। अब ग्रीष्णि के बाद में आगे का जो पार्ट है वो कौन सा है? ग्रास नाल। आगे का भाग कौन सा है? ग्रास नाल। अब ग्रास नाल है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो ग्रास नाल है वो क्या होती है कि पेशीय संरचना है, जो 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। और पेशी से बनी ये संरचना है और सीधी पेशी से बनी नली रूप में की संकरी संरचना है। मुख्य काम क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि भोजन को मुख गुहा से कहाँ तक पहुँचाने का कार्य होता है? अमाशय तक। यानी सिर्फ इसमें भोजन पाचन नहीं होता। ग्रीष्णि और अमाशय के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से। और मुख में स्टार्च का पाचन है वो शुरू हो जाता है। वो आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे। तो मुख का कार्य क्या होता है? भोजन को मुख गुहा से कहाँ तक पहुँचाने का? अमाशय तक पहुँचाना। और इसमें श्लेष्मा ग्रंथियाँ जो किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का, जो भोजन को किस प्रकार का बना देती है? लसदार बना देती है। और जिसके कारण भोजन आगे पहुँचने में क्या रहती है? आसानी। अब ग्रास नाल में जो भित्ति होती है वो भोजन को विशेष रूप से कौन सी गति के द्वारा? क्रमानुकुंचन गति के द्वारा क्या है? आगे अमाशय तक पहुँचाने में क्या करती है? सहायता। ये है ग्रास नाल। इसमें एक संरचना लगी होती है ग्रास नाल में, जहाँ ग्रास नाल और जो ग्रीष्णि है वहाँ के बीच में एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको एपिग्लोस्टिक बोला जाता है। जो किससे बनी होती है? ऊतकों या कोशिकाओं से बनी ऊतकों से बनी हुई एक संरचना है। ऊतकों का पल्ले रूप में ये संरचना बनी होती है। इसका कार्य ये क्या करता है? ये कहाँ पर स्थित होती है? ग्रीष्णि और ग्रास नाल के, ग्रीष्णि के नीचे वाले भाग में और ग्रास नाल के शीर्ष वाले भाग में जुड़ी होती है। इसका कार्य क्या होता है कि भोजन निगलने के दौरान ये बंद हो जाता है तथा श्वास भोजन को कहाँ पर जाने से रोकता है? श्वास नली में जाने का।
जाने से। तो ये जो घाटी ढक्कन या एपिग्लोस्टिक का प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है कि एपिग्लोस्टिक क्या है। तो ये ऊतकों का बना हुआ एक पल्ला होता है जिसका कार्य होता है कि भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है और श्वास को किस में जाने से रोकता है, भोजन नली में जाने से रोकता है। ये है घाटी ढक्कन। इसके बाद में हम देखते हैं आगे की जो संरचना है वो कौन सी है आपकी, अमाशय की। किसकी संरचना है, अमाशय की। अमाशय है वो जे आकार की नली है। एक किस प्रकार की नली है, इसका आकार किस प्रकार का होता है, अमाशय का जे आकार की नली होती है। देखते हैं हम अमाशय, ये रहा आपका अमाशय। तो अमाशय है वो देखो जे के आकार की ये संरचना है अमाशय की। और इसमें देखते हैं कि ये जो अमाशय वो कहाँ से जुड़ा होता है, ग्रास नली, यानी जो ग्रास नली होती है जिसको ग्रसिका बोलते हैं, वहाँ से जुड़ा होता है ये अमाशय, वहाँ से जुड़ा होता है। और कहाँ तक जुड़ा होता है ये जो छोटी आंत का प्रथम भाग होता है ग्रहणी, वहाँ तक ये जुड़ा होता है। उसकी बीच की जो संरचना है जे आकार की, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं उसको। अब है जो अमाशय है वो एक लचीला अंग है, यानी लचीला अंग है जो जिसमें लगभग 3 लीटर तक जो भोजन है वो संग्रहित रह सकता है अमाशय के अंदर। अमाशय है उसके 3 भाग है, 3 भाग माने गए हैं। 3 भाग कौन कौन से है, एक जठरागम भाग होता है जो सबसे पहले का जो भाग है, पहला भाग है जठरागम भाग, जो कहाँ से जुड़ा होता है, ग्रास नाल से जुड़ा होता है। दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग है वो किससे जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। और जो बीच का वो जो मध्य का भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडिस भाग। ये जो बीच का भाग है वो कौन सा भाग होगा, फंडिस भाग है ये है अमाशय की संरचना। और अमाशय है उसके अंदर 2 प्रकार की अवरोधनियाँ लगी होती है। अवरोधनी क्या है, अवरोधनी का कार्य होता है, एक तो होती है अवरोधनी ग्रास नली अवरोधनी और दूसरी कौन सी होती है, जठर निगमी अवरोधनी। तो जो ग्रास नली अवरोधनी है उसका कार्य होता है कि भोजन है वो वापिस अमाशय से कहाँ पर नहीं जाए, ग्रास नाल में नहीं जाए। और जो जठर निर्गमी अवरोधनी है उसका कार्य क्या होता है कि यहाँ से वापिस अमाशय के अंदर, यहाँ क्या, ग्रहणी से वापिस किस में नहीं आए, अमाशय में नहीं आए। ये जो अवरोधनी है वो 2 प्रकार की होती है अमाशय में। ये है आपकी अमाशय की संरचना। इसके बाद में हम आगे का भाग देखते हैं, वो कौन सा है, वो आपका छोटी आंत। वो कौन सा है, छोटी आंत होता है। तो सर्वाधिक जो भोजन का पाचन और अवशोषण होता है वो किस में होता है, आपका छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत है उसके भी कितने भाग माने जाते हैं, उसके भी 3 भाग माने जाते हैं छोटी आंत के। तो छोटी आंत में जो सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा है, ग्रहणी भाग, जो किससे जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़ा होता है। और जो दूसरा भाग है, इस जो ग्रहणी को हम बोलते हैं डेडुनम बोलते हैं इसको। और उसके बाद में जो दूसरा भाग है वो है अग्र क्षुदांत्र। अग्र क्षुदांत्र है उसको बोलते हैं हम जेजुनम बोलते हैं इसको। उसके बाद में जो तीसरा भाग है छोटी आंत का वो कौन सा होता है, क्षुदांत्र, जिसको क्या बोला जाता है, इलियम। अब जो ग्रहणी है उसका कार्य क्या होता है, यानी छोटी आंत में सबसे पहला जो भाग है वो सबसे छोटा भाग होता है ग्रहणी। और इसमें क्या होता है, एंजाइम मिलकर पाचन करते हैं। इसमें जो 2 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, जो अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, वो अपने जो स्त्रावन होता है वो इसमें ग्रहणी में छोड़ती है और यहाँ पर इनका भोजन का पाचन होता है। उसके बाद में क्या होता है कि अग्र क्षुदांत्र जेजुनम, ये मध्य का भाग होता है। और यहाँ पर क्या होती है, आंत्र कोशिका। आंत्र कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण का कार्य किया जाता है अग्र क्षुदांत्र के अंदर। और लास्ट का जो भाग, अंतिम भाग, वो कौन सा है, क्षुदांत्र यानी इलियम बोलते हैं उसको। ये अंतिम भाग है छोटी आंत का। और इसमें क्या होता है, जो पीत लवण और विटामिन है उनका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण तो सबसे ज़्यादा अग्र क्षुदांत्र में होता है, लेकिन क्या होता है कि पीत लवण और विटामिन है उनका अवशोषण इस अग्र क्षुदांत्र के अंदर नहीं हो पाता है। इस कारण क्षुदांत्र की जो इलियम है उसमें पीत लवण और विटामिनों का अवशोषण होता है। देखते हैं किस प्रकार की संरचना होती है छोटी आंत की। छोटी आंत है वो इस प्रकार की आपकी संरचना होती है। देखो ये है आपकी छोटी आंत की संरचना। इसमें सबसे जो पहला भाग है वो कौन सा है, ग्रहणी वाला। ये यहाँ से जुड़ा होता है अमाशय से। ये जो जुड़ा है ना, ये किससे जुड़ा है, अमाशय से जुड़ा है। उसके बाद में ये आगे बीच ये लंबी संरचना है, ये
इसके बाद में हम देखते हैं कि ये आगे किससे जुड़ी होती है। सबसे पहला भाग है वो तो ग्रहणी हो गया, क्षुदांत्र है वो बीच का भाग हो गया, वो लास्ट का भाग हो गया, और जो अग्र क्षुदांत्र है वो कौन सा हो गया, बीच का भाग हो गया। अब देखते हैं ये यहाँ पर जुड़ी होती है किससे, बड़ी आंत से जुड़ी होती है, और बड़ी आंत से जहाँ से जुड़ी होती है वहाँ क्या होती है, एक संरचना होती है जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, जिसको बोलते हैं हम कृमि रूपी प्रीसेसिस का, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स ये है, ये इसका क्या है, ये जब अधिक, ये वैसे तो किसी मनुष्य में ये सभी लगभग सभी में पाई जाती है, अवशेष के रूप में पाई जाती है छोटी संरचना, और जब ये क्या करती है हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाती है तब क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन किया जाता है, हम बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अब देखते हैं, ये तो थी आपकी छोटी आंत, ये जो बीच की भाग है ये लंबी क्या होती है, ये बड़ी आंत से क्या होती है, लंबाई में तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो चौड़ाई है उसकी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोला जाता है। लगभग इसकी लंबाई क्या होती है, 7 मीटर तक, 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, जो छोटी आंत है। अब देखते हैं इसके बाद में हम देखेंगे बड़ी आंत कि बड़ी आंत है उसमें किस प्रकार की संरचना होती है। यह है आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत है उसमें क्या होता है कि जब छोटी आंत में भोजन है उसका पाचन हो जाता है, उसके बाद में जो भोजन बचता है, जो भोजन अपचित होता है, उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, आगे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। बड़ी आंत में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे इकोलाई जीवाणु। ये क्या करते हैं, ये किण्वन क्रिया के द्वारा जो अपचित भोजन है और उसको क्या करते हैं, पाचन करते हैं। लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत के अंदर, लेकिन जो अपचित भोजन है उसमें जल और खनिज लवणों का जो पाचन है, उसका अवशोषण है, वो कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जो किण्वन क्रिया के द्वारा अपचित भोजन को पाचन करते हैं। उसके बाद में अपचित भोजन है उसको क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, किसके द्वारा, मल द्वार के द्वारा। अब है जो बड़ी आंत है उसके भी कितने भाग है, 3 भाग। पहला भाग है वो कौन सा है, अधांतर, जिसको क्या बोलते हैं, अंधनाल, सिक्कम बोलते हैं उसको। दूसरा जो भाग है अंधनाल है वो क्या करता है, ये क्षुदांत्र से जो आने वाला पाचित रस है उसका क्या करती है, अवशोषण करती है अंधनाल। अंधनाल है जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट जो घास खाने वाले जीव, जो जिसमें सेलुलोज का पाचन होता है, उसमें विकसित होती है ये अंधनाल होती है ये। उसके बाद में देखते हैं कि अंधनाल के प्रथम भाग से नीचे की ओर 4-5 इंच लंबी जो नली होती है, हमने देखी थी कृमि रूपी प्रीसेसिस का, यानी अंधनाल के प्रथम भाग से लेकर थोड़ी सी नीचे होती है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृमि रूपी प्रीसेसिका। इसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है इसको। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, दूसरा है वो वृद्धांत्र है। जो बड़ी आंत है उसका दूसरा भाग है वृद्धांत्र, जिसको क्या बोला जाता है, कोलन बोला जाता है। इसका आकार होता है उल्टे यू के आकार की होती है, और लगभग इसकी लंबाई 1 से 1.3 मीटर लंबी होती है। अब जो वृद्धांत्र है वो कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है इसको। एक तो इसका आरोही भाग, दूसरा है अनुप्रस्थ भाग, तीसरा है अवरोही भाग, और चौथा कौन सा है, सिग्माकार भाग। ये तो 15 मीटर लंबी सेंटीमीटर के आसपास होती है आरोही। दूसरा जो अनुप्रस्थ भाग है वो 50 सेंटीमीटर, और अवरोही भाग है वो 25 सेंटीमीटर, और सिग्माकार भाग है वो कितना होता है, 40 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ये है आपका दूसरा भाग बड़ी आंत का, वृद्धांत्र। और अंत का जो भाग है बड़ी आंत का, अंत का भाग भी बोल सकते हैं इसको, और जो आहार नाल है उसका अंत का भाग भी इसको बोलते हैं, लास्ट का भाग है जिसको क्या बोलते हैं, मलाशय या रेक्टम बोला जाता है इसको। अब आहार नाल का अंतिम भाग है उसको क्या बोला जाता है, रेक्टम या मलाशय बोला जाता है। ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये अंत में 3 सेंटीमीटर, जो अंत का इसका भाग है, किसका, मलाशय का अंत का भाग है 3 सेंटीमीटर, वो कौन सा होता है, इसको गुद्दा नाल बोला जाता है। और उसमें दो संवरणी पेशियां लगी होती है, 2 संवरणी संरचना, एक तो होती है अंतः और दूसरी कौन सी होती है, बाह्य होती है।
जिसका कार्य क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो मलाशय के द्वारा अंत में अपशिष्ट पदार्थों को गुदा नाल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये है आपकी पूरी आहार नाल की क्रिया। यानी जो आहार नाल के हमने पढ़ा, कौन कौन से भाग थे आहार नाल के। सबसे पहले हमने पढ़ा मुख, मुख के बाद में हमने पढ़ा ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रास नली, ग्रास नली के वहाँ पर हमें एक संरचना पढ़ी, क्या थी वो कृमि रूपी जो घाटी ढक्कन था उसको पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा जो अमाशय है, यानी ग्रास नली किससे जुड़ी होती है, अमाशय से जुड़ी होती है। अमाशय के बाद में हमने पढ़ा कि छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में हमने क्या कौन सा पढ़ा था, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के जो लास्ट का भाग है, या हम बोलते हैं आहार नाल का लास्ट का भाग, अंतिम भाग मलाशय, इसको रेक्टम बोला जाता है। ये थी आपकी आहार नाल की संरचना। अब देखते हैं इसमें चित्र के द्वारा देखते हैं कि जो बड़ी आंत है, लास्ट का भाग, वो किस प्रकार की होती है। ये जो आपकी भाग है, ये है आपकी बड़ी आंत, ये है आपकी बड़ी आंत है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहला भाग हमने पढ़ा था कि अंधनाल। ये क्या है, अंधनाल कहाँ से जुड़ी होती है, ये इससे छोटी आंत के द्वारा यहाँ जुड़ी होती है। और इसके नीचे क्या पाई जाती है, कृमि रूपी परिसेशिका पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद में दूसरा जो भाग है वो हमने यहाँ पर पढ़ा कौन सा, वर्धांतर। कौन सा पढ़ा, वर्धांतर। ये है आपका वर्धांतर का पार्ट। उसके बाद में हमने क्या कौन सा भाग पढ़ा है, मलाशय। ये पूरा जो पार्ट है ये तो किसमें आ जाता है, वर्धांतर के अंदर। और ये कौन सा है, ये आपका मलाशय, जो आहार नाल का अंतिम भाग है, और किसका भाग बोल सकते हैं, बड़ी आंत का भी अंतिम भाग बोल सकते हैं। जो वर्धांतर है वो 3 प्रकार का बताया आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है उसको आरोही बोलते हैं वर्धांतर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है उसको अनुप्रस्थ वर्धांतर बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ की जो संरचना है उसको अवरोही वर्धांतर बोला जाता है। ये क्या थी आपकी बड़ी आंत की संरचना। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे की जो संरचना है वो क्या है। तो ये तो थी आहार नाल की संरचना। और अब जो पाचन तंत्र है उसका दूसरा भाग कौन सा है, पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला जाता है। अब इसमें हमने पढ़ा कि ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहला है वो लार ग्रंथि बोला जाता है। दूसरा कौन सा होता है, यकृत होता है। तीसरा कौन सा होता है, अग्नाशय। लार ग्रंथि है उसको क्या बोला जाता है, सिल्वरी ग्लैंड बोला जाता है। और यकृत है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर के नाम से जानते हैं। और तीसरा कौन सा है, पैनक्रियाज, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। देखते हैं इसमें एक एक करके देखेंगे कि लार ग्रंथि, सबसे पहले हम देखेंगे कि लार ग्रंथि है उसमें किस प्रकार की संरचना होती है। तो लार ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित होती है, मुख में स्थित होती है। और उसका कार्य क्या होता है, लार को उत्पन्न करना, लार उत्पन्न करती है ये। और लार में क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो किसका पाचन शुरू कर देता है, वहाँ पर स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो स्टार्च पाई जाती है उसका पाचन शुरू कर देता है लार। अब लार है वो किस प्रकार, कैसी संरचना होती है इसकी। लार तरल श्रमी एवं चिपचिपे संश्लेषित मिश्रण जो भोजन को क्या करने का कार्य करता है, गीला करने का कार्य करता है। और एक लुब्रिकेंट के तौर पर, यानी गोंद चिपकने का कार्य होता है, उस प्रकार का जो चिकनाई का कार्य करती है। कौन, लार। लार का मुख्य कार्य क्या क्या होता है इसका, एक तो होता है कि ये स्टार्च का पाचन शुरू करती है, यानी इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, जो टाइलिन नामक एंजाइम है जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं, वो क्या करती है, स्टार्च का पाचन। दूसरा कार्य क्या होता है, भोजन को चीकना या घुलनशील बनाना। तीसरा कार्य क्या होता है, दांतों, मुख, गुआ और जीभ की जो सफाई रखने का कार्य है वो करती है लार। तो मुख्य कार्य तो क्या हुआ, स्टार्च का पाचन। दूसरा भोजन को चीकना, घुलनशील बनाना। और तीसरा कार्य दांतों, मुख और जीभ की क्या करना, सफाई करने का कार्य। अब इसके बाद में देखते हैं कि लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। एक तो कहाँ पर पाई जाती है, कर्णपूर्व ग्रंथि जो कानों के पास में होती है। दूसरी अधोजम ग्रंथि जो कहाँ पर होती है, जो हमारे जो कंठ है उसके पास में पाई जाती है, जीभ के पास के अंदर। अधोजीवा है वो जीभ के पास में पाई जाती है। कर्णपूर्व तो कान के पास में, उसके जो जीव है,
जीवा है उसके पास में अधोजीवा ग्रंथि और बीच में क्या पाई जाती है, अधोजम ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथि है लार ग्रंथि। अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दूसरी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या है, एक मिश्रित रूप से ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, मिश्रित ग्रंथि इसलिए है कि इसमें ये बाह्य स्रावी ग्रंथि भी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है। और एक चीज और है कि जो अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि है वो एक अंग के रूप में भी कार्य करती है। किसके रूप में, अंग के रूप में। अब देखते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। यानी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। ये लगभग 6 से 8 इंच की आकार की होती है और इसका आकार किस प्रकार का होता है, यू आकार की होती है। ये अंतःस्रावी, ये 2 प्रकार से कार्य करती है, एक तो अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी के रूप में क्या करती है, ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक जो हार्मोन है उनका स्रावण करती है। ये अंतःस्रावी के रूप में तो हार्मोन का स्रावण करती है और बाह्यस्रावी के रूप में किसका स्रावण करती है, अग्नाशयी रस का। अब जो अंतःस्रावी रूप में ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन का स्रावण करती है, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है वो तो क्या करता है, इसका मुख्य कार्य इन दोनों का ग्लूकोज का नियंत्रण करना ही होता है, यानी शर्करा का नियंत्रण करना। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का स्रावण करता है और जो ग्लूकेगोन है वो ग्लाइकोजन का। तो ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन है वो क्या करते हैं, दोनों इसकी संतुलन कर रखते हैं शर्करा का। ये है अंतःस्रावी के रूप में अग्नाशय ग्रंथि। अब बाह्यस्रावी के रूप में किस प्रकार कार्य करती है, यानी ये तो पाचन में सहायता क्या कौन कौन सी करती है, बाह्यस्रावी के रूप में जब ये अग्नाशय रस का स्रावण करती है तब ये पाचन के रूप में कार्य करती है। तो इसमें जब अग्नाशय रस का स्राव होता है तो ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि। तो सबसे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि बताएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो यकृत है ये पीत का स्रावण करती है, यानी पीत लवण का स्रावण करती है। पीत रस का स्रावण कौन करती है, यकृत। अब पीत रस का स्रावण करने के बाद में ये कहाँ पर भेजती है, इसको पित्ताशय में, जहाँ पर पीत का क्या होता है, भंडारण किया जाता है। और ये पीत रस है वो पित्ताशय कहाँ पर भंडारण करने के बाद में कहाँ पर भेजता है, ये ग्रहणी में, और ग्रहणी के बाद में आगे पाचन में ये सहायता करती है। अब जो यकृत ग्रंथि है उसमें लगभग 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचना होती है। इसमें यकृत ग्रंथि में जो क्या आती है, 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचना कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत पालिकाएं। अब देखते हैं कि यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। चित्र के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि है ये क्या होती है, इस प्रकार एक पत्ती की रूप की संरचना है जो अमाशय के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। यह है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ये 2 रूप से कार्य करती है, एक तो अंतःस्रावी रूप में और एक बाह्यस्रावी के रूप में। ये यहाँ पर अपने छोटी आंत के अंदर अपने क्या कर देती है, अपना स्रावण कर दी है अग्नाशय रस का। उसके बाद में हम दूसरी जो देखते हैं वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि है वो किस प्रकार कार्य करती है, देखते हैं किस प्रकार की संरचना है इसकी। ये है आपकी यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि है वो यहाँ पर अमाशय के ऊपरी भाग में, यहाँ पास भाग में पाई जाती है, साइड के भाग में। तो यहाँ पर क्या है कि यकृत ग्रंथि है वो लगभग त्रिभुज के आकार की ये जो संरचना दिख रही है ये है आपकी यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि में किसका स्रावण होता है, पीत का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है, पीत का। अब देखते हैं ये जो संरचना दिख रही है आप यकृत ग्रंथि के पास में, ये है कौन सी, पित्ताशय, जहां पर क्या होता है, पीत का भंडारण होता है। ये थी आपकी ग्रंथियां। अब इसमें हम देखते हैं ये जो आपका हमने पूरा पाठ पढ़ा, पूरे पाठ में हमने अध्ययन किया, इसके बारे में हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने किसका अध्ययन किया, हमने पढ़ा कि 2 प्रकार से मिलकर बना होता है पाचन तंत्र। एक तो अंग होते हैं पाचक अंग और दूसरी पाचक ग्रंथि होती है।
तो पाचक जो अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का। आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। कहाँ से? ये जो मुख दिखाई दे रहा है आपको, मुख यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक होती है? यहाँ तक। कहाँ तक? मलाशय तक, या कह सकते हैं बड़ी आंत के लास्ट भाग तक जो संरचना है ये पूरी लंबी नली के आकार की, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं इसको। आहार नाल है। इसमें लगभग हम आपकी किताब में बताया कि इसके 7 अंग है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा बताया आपको? मुख बताया है। अब मुख है, उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है? यहाँ पर मुख है, मुख गुहा में खुलता है। इसमें दांत पाए जाते हैं, दांत की संरचना में पड़ी, जीभ पाई जाती है। और यहाँ पर जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर लार ग्रंथि, जो टाइलिन का स्रावण करती है वो लार के अंदर। अब जो ग्रंथि है लार ग्रंथि, उसमें हमने पढ़ा कि वो 3 प्रकार की होती है। एक तो कर्णपूर्व ग्रंथि के रूप में, दूसरी अधोजंब ग्रंथि के रूप में, और तीसरी अधोजीवा ग्रंथि के रूप में। तो ये थी, एक तो आपने पढ़ ली कि एक ग्रंथि पाई जाती है मुख के अंदर, और एक पढ़ा कि मुख जो आहार नाल का प्रथम भाग है वो कौन है? मुख है। मुख के बाद में आगे आहार नाल का कौन सा भाग है? ग्रसनी, जो यहाँ पर पाई जाती है। ग्रसनी का आपने 3 भाग पढ़ा, एक नासा ग्रसनी पढ़ा था, मुख ग्रसनी पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था आपने कंठ ग्रसनी पढ़ा था। ये है आपकी ग्रसनी, जिसका कार्य आगे भोजन भेजना है। और यहाँ पर बताना भोजन को ग्रास नली में भेजना, श्वास नली में जाने से रोकना, ग्रसनी कार्य। और यहाँ पर ही क्या है? एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं घाटी ढक्कन। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये जो नली जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है? ग्रास नली की संरचना। किसकी संरचना है? ग्रास नली। अब इस ग्रास नली जो है वो किससे जुड़ी? यहाँ पर देखो एक संरचना आपको दिख रही है नली जैसी, ये क्या है? ये है आपकी श्वास नली की। या ये दोनों ही जुड़ी होती है मुख और नासिका से, मुख से जुड़ी होती है। ये सिर्फ ग्रास नली तो मुख से जुड़ी होती है, ये जो श्वास नली है वो नासिका और मुख दोनों से जुड़ी होती है। अब देखते हैं ग्रास नली, ये नली जैसी संरचना है, इसमें श्लेष्मा पाई जाती है और ये भोजन को आगे भेजने का कार्य ही करती है, पाचन नहीं होता इसके अंदर। मुख के अंदर आपने पढ़ा कि स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपका जो भाग है वो कौन सा था? अमाशय का। जो यहाँ तक का भाग है, ये जे आकार की आपकी थैलीनुमा संरचना दिख रही है, ये किसका है? अमाशय का। जो अमाशय है इसमें क्या होता है आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार पाचन होता है। उसके बाद में अमाशय के पास की जो ग्रंथि आपने पढ़ी, दूसरी ग्रंथि की कौन सी? यकृत ग्रंथि। ये है आपकी यकृत ग्रंथि। और यहाँ पर ही क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है, जो पित्त का भंडारण करता है। अब अमाशय किससे जुड़ा होता है? अमाशय आपका छोटी आंत के द्वारा जुड़ा होता है। और छोटी आंत के 3 भाग आपने पढ़े, एक तो ग्रहणी पढ़ा था आपको, दूसरा भाग कौन सा था जो आपका था अग्र क्षुदांत्र, एक कौन सा था आपका क्षुदांत्र भाग। अब इसके बाद में जो आहार नाल का जो छोटी आंत है वो कहाँ से जुड़ी होती है? बड़ी आंत के द्वारा। और जहाँ से बड़ी आंत में जुड़ी होती है उसके नीचे भाग में एक संरचना होती है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं आप। इसके बाद ये छोटा सा भाग दिख रहा है नीचे वाला, ये कौन सा है? अपेंडिक्स का। और अब इसके बाद में ये जो बड़ी वाली बाहर की जो संरचना आपको दिख रही है, ये अंदर वाली संरचना, इसको तो आपने पढ़ लिया, ये तो कौन सी है? छोटी आंत है। और बाहर की जो संरचना दिख रही है आपको बड़ी, ये किसकी है? ये है आपकी बड़ी आंत की। और बड़ी आंत के भी आपने 3 भाग पढ़े, अंधनाल के बारे में, वर्धांत्र के बारे में, और जो अंत का भाग है वो मलाशय पढ़ा आपने। और जो वर्धांत्र है उसका भी 3 भाग, अनुप्रस्थ, आरोही और अवरोही। ये आपका पूरा था। ये आगे का जो लास्ट का भाग है ये कौन सा है? मलाशय। और उसके बाद में उत्सर्जित पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये थी आपकी पूरी किसकी संरचना? आहार नाल की, या हम कह सकते हैं पूरी हमने पाचन तंत्र की संरचना पढ़ी है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं, इसके बाद में आगे की जो भाग है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में। लगभग आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन अब थोड़ा सा देखते हैं कि भोजन का पाचन है वो किस प्रकार होता है, डाइजेस्टिव ऑफ फूड। तो सबसे पहले हमने देखा कि भोजन का पाचन है वो क्या है? यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। इसमें अंग और ग्रंथियां दोनों सम्मिलित होती है। इसमें क्या होता है कि ग्रंथियां हैं वो एंजाइम का स्रावन करती है, और यहाँ जल अपघटन के द्वारा एंजाइम के साथ मिलकर क्या करते हैं? सरलीकरण करते हैं। अब देखते हैं इसमें पाचक रस कौन कौन से और किस प्रकार करते हैं पाचन।
तो सबसे पहले आप देखते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए आपके शरीर में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एमिलेज, माल्टोज और सुक्रोज। ये किसका पाचन शुरू करते हैं, ये करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट का। अब इसके बाद में दूसरा जो है वो आपका पोषक होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम करते हैं, ट्रिप्सिन करते हैं, क्रायोट्रिप्सिन करते हैं और पेप्सिन के द्वारा। इसके बाद में वसा है, वसा का पाचन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, लाइपेज। उसके बाद में है न्यूक्लियजेज, न्यूक्लियजेज का जो पाचन है वो कौन करते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज और दूसरा न्यूक्लियजेज। ये किसका पाचन करते हैं, न्यूक्लियजेज का पाचन करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार आपके जो आहार नाल में पाचन होता है। सबसे पहला अंग आपने पढ़ा मुख है। मुख का कार्य क्या होता है, चबाने का कार्य और लार के साथ मिलाने का कार्य किसका होता है, मुख का। मुख में जो दांत होते हैं वो किसका कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। और लार के साथ कौन मिलाती है, आपकी जीभ मिलाती है। और जब वो लार के साथ मिल जाता है तो वहाँ वो जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको भोजन को बोल्स बोला जाता है। मुख के अंदर भोजन की क्रिया भोजन है वो क्या बोला जाता है, बोल्स बोला जाता है। इसमें स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है मुख के अंदर। और जल अपघटन के द्वारा जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। इसमें टाइलिन को दूसरा क्या बोलते हैं, इसको एमाइलेज। यहाँ पर 30% स्टार्च का पाचन होकर किस में बदल जाता है, माल्टोज के अंदर। अब इसके बाद में भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में। और ग्रसनी के बाद में आगे भोजन जाता है ग्रास नली में। और ग्रास नली में क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे की भेज दिया जाता है। और आगे कहाँ पर भेजा जाता है, आगे भेजा जाता है आपके अमाशय में। अमाशय है वहाँ पर 3 प्रकार के स्राव होते हैं। अमाशय के अंदर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के जो स्राव किस में होते हैं, जठर रस के अंदर। जठर रस स्रावित होता है अमाशय में। और उसमें 3 प्रकार के स्राव होते हैं, वो कौन कौन से, म्यूक्स होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका प्रोपिस्टिन होता है, दूसरा प्रो एंजाइम, दूसरा आपको होता है प्रो एंजाइम प्रोप्सिनोजन होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं अंत में क्या कौन सा है आपका HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन तीनों का स्राव होता है इसमें। तो देखते हैं इसमें जो आपका म्यूक्स है वो क्या करता है, स्तयी श्लेष्मा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है ये। और जो आपका प्रो एंजाइम प्रोप्सिनोजन है वो क्या होता है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है उसमें अमाशय में, उसमें अम्लीय वातावरण में क्या करता है, पेप्सिन में परिवर्तन हो जाता है। ये कौन, प्रो एंजाइम प्रोप्सिनोजन है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, पेप्सिन में। अब पेप्सिन है वो किसका क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का अपघटन करना शुरू कर देता है। और नवजात शिशुओं में क्या होता है, पेप्सिन के साथ में रेनिन पाया जाता है, क्योंकि वो दूध के अंदर जो केसिन नामक की जो प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में HCl जो अम्ल है उसका स्राव कौन करती है, ऑक्सीडेंटिन कोशिका है वो किसका स्राव करती है, HCl का। HCl है उसका कार्य क्या होता है कि अमाशय के अम्लीय वातावरण बनाने का कार्य। और यहाँ पर जो हानिकारक जीव है उसको नष्ट करने का कार्य किसका होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो कहाँ प्रस्तावित होता है, जो होता है अमाशय में। हम कई बार देखते हैं कि एसिडिटी और ये जो समस्या होती है वो क्यों होती है, क्यों अमाशय के अंदर जो HCl स्रावित होता है वो आवश्यकता से ज़्यादा जब हो जाता है तब क्या होता है कि हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। ये सभी क्या है, एसिडिटी के रूप में माना जाता है। और उसका जो निवारण है वो क्या है, उसका निवारण है कि जो क्षारीय पदार्थ का सेवन करना। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ घंटों तक भोजन कहाँ रह सकता है, अमाशय में संग्रहित रहता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो आगे की क्रिया है किस प्रकार की घटित होती है। अब इसके बाद में आपके जो भोजन पाचन की क्रिया है इसमें हमने देखा कि अमाशय है और अमाशय के बाद में आगे भोजन जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में अनेक प्रकार की जो अग्नाशय जो रस है, अग्नाशय ग्रंथि है, और दूसरी कौन सी आपकी जो आपकी यकृत ग्रंथि है, उनसे जो स्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि से
जो छोटी आंत में स्रावित होता है, और छोटी आंत में भोजन के पाचन होता है। कौन कौन सा पाचन होता है छोटी आंत के अंदर, वो देखते हैं। इसमें छोटी आंत है, उसमें देखो आपका जो प्रोटीन है उसका पाचन होता है। ये अलग अलग प्रकार से आपको बता रखे हैं कौन कौन से एंजाइमों के द्वारा इनकी क्रियाएं होती है। और आगे जो भाग दे रखा है उसमें भी आपको बता रखा है कि जो अग्नाशय रस है वो भी आपकी छोटी आंत में स्रावित होता है। अग्नाशय रस और दूसरा आंतरीय रस, ये आपके छोटी आंत में स्रावित होता है। और जो यकृत है वो भी आपके किस में स्रावित होता है, छोटी आंत में। लगभग जो पूर्ण पाचन होता है वो किस में होता है, आपका छोटी आंत में होता है। और अंत में जो बच जाता भाग है वो कहाँ पर पाचन होता है, उसका जो जल और जो खनिज लवण बचते हैं उसको ठोस रूप में उसको पाचन करके उसका अवशोषण करके और ठोस रूप में मल के रूप में गुद्दा द्वार के द्वारा, मल द्वार के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रकार के एंजाइम आपके शरीर में पाचन में सहायता करते हैं। आपने पढ़ा लार ग्रंथि के बारे में, टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है जो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मुख गुहा में होता है ये। उसके बाद दूसरा आपको अमाशय, जिसमें कौन से रस का स्रावित होता है, जठर रस का। इसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं जो प्रोटीन को पेप्टाइड में और केसिन को पैराकेसिन में, जो कहाँ पर होती है क्रिया, अमाशय के अंदर। उसके बाद में जो ग्रंथि है वो आपकी कौन सी, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि आपके अपने स्रावों को कहाँ करती है, छोटी आंत में। और वो इसमें कौन कौन से आते हैं एंजाइम, इसमें एमिलेज, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन और कार्बोपेप्टाइड, लाइपेज, ये सभी है, न्यूक्लियजेज, ये सभी किस में होते हैं, ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। और इसमें देखते हैं हम स्टार्च है उसको किस में बदलते हैं, माल्टोज में। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य, और इसको प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के बाद में इसको अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। और वसा को मोनोग्लिसराइड में, वसीय अम्ल में। इसके बाद में डीएनए और आरएनए उसको न्यूक्लियोटाइड में। ये क्रिया किस में होती है, छोटी आंत में होती है। इसके बाद में देखते हैं हम आंतरीय रस, कौन सी, आंतरीय रस। इसमें माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज, लाइपेज और न्यूक्लियजेज, और ये जो क्रिया है आपकी डाई पेप्टाइड और फास्फोटेज, ये जो आपके जो आपको एंजाइम है ये आगे की कौन कौन सी क्रिया करते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज के अंदर, वसा को वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में, न्यूक्लियजेज और अम्ल जो न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड है उसको न्यूक्लियोसाइड और शर्करा के रूप में बदलते हैं। और डाईपेप्टाइड है उसको अमीनो अम्ल में बदलते हैं। न्यूक्लिकोटाइड है उसको किस में बदलते हैं, नाइट्रोजन क्षार और राइबोज के अंदर। ये भी क्रिया किसके अंदर होती है, छोटी आंत में होती है ये भी क्रिया। इसके बाद में हम देखते हैं यकृत है, वो यकृत है वो किसका स्रावन करता है, पीत लवण का स्रावन करता है। और यकृत है इसमें पीत लवण है वो क्या करता है, वसा को वसीय अम्लों में या वसा गोलिकाओं में बदलता है। और ये जो वसीय अम्ल और वसा गोलिका है किसको बदलता है, वसा को। अब वसा है इसमें जो लाइपेज एंजाइम है वो ही क्या करते हैं, इसमें इनको पाचन करने का कार्य करती है। ये भी क्रिया किसके अंदर होती है, छोटी आंत के अंदर। पीत लवण है वो लाइपेज को सक्रिय करने का कार्य भी करता है। और किसके अंदर स्रावित होता है, ये यकृत ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ये आपका पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हुआ है। और इसमें कोई भी आपको यदि नहीं समझ में आए कोई भी पॉइंट तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।